नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विपक्ष के तीखे प्रहारों की, पश्चिम बंगाल की धरती पर फूटे भयंकर जनाक्रोश और टीएमसी के भीतर मचे घमासान की। साथ ही बात करेंगे डॉक्टरों के भेष में छिपे सफेद पोस्ट लुटेरों की और आखिर में बात करेंगे एक तरफा प्यार की उस खौफनाक सनक की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन, सड़क चौड़ीकरण के लिए 150 निर्माणों पर हुई कार्रवाई। लेबनान में बड़े इजरायली हमलों का असर, कच्चे तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा का उछाल। शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार, नवान्न में 35 मंत्रियों ने ली शपथ। आज 1 जून से बढ़े एलपीजी के दाम, 42 रुपए महंगा हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। असद के साथियों का भी एनकाउंटर होगा, शूरिया हत्याकांड पर भड़के भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सिंह सोम। लुधियाना की फैक्ट्री में गैस लीक, पिता पुत्र समेत 3 मजदूरों की मौत। बिहार, झारखंड, उड़ीसा में 6 जून तक बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र, गुजरात में भी बरसेंगे बादल। शूरिया के कातिल के घर पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस चस्पा। सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 1444 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ गोल्ड। लगातार चौथे दिन बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स 508 अंक लुढ़का, निफ्टी 23,382 पर हुई बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए सनसनीखेज सूर्या चौहान हत्याकांड और उसके बाद मुख्य आरोपी असद के पुलिस एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया बारूद भर दिया है। एक तरफ जहां पीड़ित परिवार की चीखों के बीच पुलिस की बंदूक गरजी, तो दूसरी तरफ इस एनकाउंटर को लेकर पक्ष विपक्ष में आर पार की जंग छिड़ गई है। हत्या की वजहों से लेकर एनकाउंटर के सच तक और सोशल मीडिया के फेक वीडियो से लेकर बाबा के बुलडोजर की दस्तक तक, खोड़ा का यह पूरा घटनाक्रम किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं दिखता। दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के नवनीत बिहार इलाके में रहने वाले किशोर सूर्य चौहान की बकरीद के दिन बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में जो कहानी सामने आई वह दिल दहला देने वाली थी। बताया गया कि सूर्या और मुख्य आरोपी असद पहले से एक दूसरे को जानते थे। बकरीद के दिन सुबह दोनों के बीच बाइक चलाने को लेकर किसी बात पर कहासुनी और झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी असद ने रंजिश पाल ली और सूर्या को कुर्बानी दिखाने के बहाने अपने पास बुलाया। जहां सूर्या वहां पहुंचा तो असद अपने पिता नवाब और साथियों फरवान व आतिफ के साथ पहले से तैयार था। उन्होंने सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए सह आरोपी फरहान ने कबूला की घेराबंदी के दौरान असद के पिता नवाब ने अपने बेटे को उकसाते हुए कहा कि आज उसकी कहानी खत्म कर देते हैं। पिता की शय मिलते ही असद के हाथ में चाकू थमाया गया और उसने सूर्या के पेट में करीब 4 इंच गहरा चाकू घोंप दिया। सूर्या को लहूलुहान और मरा हुआ समझकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूर्या की मौत के बाद इलाके में गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दिन रात एक कर दिया। बीते रविवार की तड़के खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस को मुख्य आरोपी असद की लोकेशन मिली। पुलिस टीम ने जैसे ही असद को घेर कर सरेंडर करने को कहा, उसने पुलिस पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। इसी मुठभेड़ में करीब 7 राउंड फायरिंग हुई। असद की तरफ से चलाई गई गोलियों से एक पुलिस का सिपाही भी घायल हो गया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने असद के पिता नवाब, आतिफ और फरमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य से कड़ी पूछताछ जारी है। आपको बता दें, सूर्या की हत्या की वजह को लेकर 2 अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, जिसने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। पहला है पुलिस की थ्योरी। पुलिस और गिरफ्तार आरोपी
फरहान के मुताबिक पूरा विवाद बकरीद की सुबह सिर्फ बाइक चलाने को लेकर झगड़े से शुरू हुआ था, जो बाद में मर्डर में तब्दील हो गया। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अलग ही कहानी पेश की है। उन्होंने दावा किया कि असद और सूर्या एक ही गली में रहते थे और दोस्त थे। सूर्या असद की बहन से दोस्ती रखता था, जो असद को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद था। असद का परिवार इसी चक्कर में मोहल्ला छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा था, लेकिन दोस्ती नहीं टूटी और यही बात सूर्या की जान की दुश्मन बन गई। वहीं इन सबके बीच असद के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो में कथित तौर पर एक लड़का सूर्या की हत्या की बात कबूल करता दिखाई देता है, जिसे लोग असद बताने लगे। हालांकि जांच में यह वीडियो पूरी तरह से फेक और भ्रामक निकला। वीडियो में दिख रहा लड़का असद नहीं है, बल्कि दिल्ली के शालीमार बाग में हुए एक मर्डर का आरोपी करण है। दूसरी तरफ घटना के बाद खोड़ा इलाके में भारी खौफ का माहौल है, जिससे 17 फ्लैट्स वाली बिल्डिंग में असद का परिवार रहता था, उसके 12 से 13 फ्लैट पर ताले लटक गए हैं। लोग डर के मारे घर छोड़कर चले गए हैं। वहीं कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए सूर्या के घर के बाहर आरआरएफ और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का जो सबसे बड़ा हथियार है, यानी बुलडोजर, उसकी धमक अब असद के घर तक जा पहुंची है। नवनीत बिहार में असद के घर के बाहर प्रशासन ने ढोल बजवाकर बाकायदा मुनादी कराई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने एसडीएम द्वारा जारी नोटिस को घर के बाहर चस्पा कर दिया। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि ये मकान अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। परिवार को 15 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। अगर तय समय में खुद कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर पूरे निर्माण को मलबे में तब्दील कर देगा। आपको बता दें, असद के एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कह दिया है कि सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता संगी सोम भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। हिंदूवादी संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नेता जय भगवान गोयल ने कहा कि बच्चे की मां की मांग के अनुसार बाकी बचे आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिहादियों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने एनकाउंटर के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये सच नहीं कि असद को पहले हिरासत में लिया गया और फिर उसका एनकाउंटर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मीडिया हर हत्यारे को नफरत का मुद्दा पहना देती है, जबकि जौनपुर में दूल्हे की हत्या के आरोपी को भारतीय जनता पार्टी से संबंध के कारण संरक्षण मिल रहा है। जब तक जाति धर्म से ऊपर उठकर काम नहीं होगा, गृह सचिव बदलने से भी अराजकता नहीं रुकेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ये फर्जी एनकाउंटर बंद करो योगी जी। लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर, हर जगह हत्याएं हो रही हैं। पूरा प्रदेश हत्या का प्रदेश और जंगल राज बन गया है। हालांकि पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उत्तर प्रदेश पुलिस की पीठ थपथपाते हुए कहा कि सूर्या के हत्यारों को तुरंत सजा देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस सराहना की पात्र है। पुलिस पर अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। वहीं तनाव के बीच गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा और गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग पीड़ित परिवार से मिलने खोड़ा पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बनाया और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इसके बाद ही प्रशासन की तरफ से ये बड़ा आश्वासन भी दिया गया कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नगर पालिका में सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो खेड़ा की गलियों से शुरू हुआ ये खूनी खेल अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा और सियासी गलियारों की सबसे बड़ी बहस बन चुका है, जहां एक तरफ पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए
सरकारी मदद और एनकाउंटर का इंसाफ सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ फर्जी एनकाउंटर के आरोपों और बुलडोजर की मुनादी ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति का ये चॉकलेट आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गरमाने वाला है। अब देखना यह है कि 15 दिनों के नोटिस के बाद असद के घर पर बुलडोजर की क्या कार्रवाई देखने को मिलती है और विपक्ष इस मुद्दे को किस हद तक खींचकर ले जाता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम बंगाल की धरती पर एक बार फिर राजनीति बदले खूनी हिंसा और भयंकर जनाक्रोश की आग में सुलग उठी है। जी हां, लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जनता का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर जा पहुंचा है कि अब टीएमसी के शीर्ष नेता भी महफूज नहीं हैं। शनिवार को जो कुछ भी दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर उग्र भीड़ ने उस वक्त जानलेवा हमला बोल दिया जब वह चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। जूते, डंडे, पत्थरों की बौछार और चोर चोर के गगनभेदी नारों के बीच बंगाल के युवराज को जान बचाने के लिए पुलिस का हेलमेट पहनना पड़ा। इस घटना ने बंगाल की सियासत में वो बारूद भर दिया है जिसकी चिंगारी अब पूरे राज्य में आग लगा रही है। दरअसल शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी सोनारपुर के कमराबाद इलाके के नवनीतपुर बिहार पहुंचे थे। उनका मकसद चुनाव में हुई हिंसा में मारे गए संजू नाम के कार्यकर्ता के बुजुर्ग माता पिता से मिलना था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां पहले से ही जनता के आक्रोश का बम उनका इंतजार कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में डंडे और पत्थर लिए खड़ी हुई थी, उनका रास्ता रोके बैठी रहीं। माहौल भांपकर अभिषेक बनर्जी ने अपनी गाड़ी छोड़ी और मोटरसाइकिल से संजू के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। बस फिर क्या था, पीड़ित के घर से महज कुछ 100 मीटर पहले ही भीड़ का सब्र टूट गया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर 2 मोटरसाइकिलें फेंक कर रास्ता ब्लॉक कर दिया और चारों तरफ से चोर चोर के नारे गूंजने लगे। इसके बाद जो हुआ वह किसी खौफनाक मंजर से कम ना था। भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर पत्थरों, जूतों और अंडों की बौछार कर दी। कुछ लोगों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर उन्हें लात घूंसों से पीटने की कोशिश की। अफरा तफरी के इस माहौल में अभिषेक बनर्जी की कमीज फट गई और उनका चश्मा भी टूट गया। आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने अपनी सूझबूझ से उन्हें पुलिस का हेलमेट पहनाया और जैसे तैसे सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, इस भीषण हमले के पीछे सिर्फ राजनीतिक रंजिश नहीं, बल्कि पिछले 15 साल से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही जनता का वो गुस्सा था जो बांध तोड़कर बाहर आ गया। कमराबाद इलाके के लोगों का आरोप है कि पिछले 1.5 दशक में यहाँ विकास का एक काम भी नहीं हुआ। करीब 1 किलोमीटर तक सड़क का नामो निशान नहीं है। बारिश आते ही पूरा इलाका टापू बन जाता है और लोग पीने के साफ पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगते हैं। लोगों ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ यहाँ की गरीब जनता नगरीय जीवन जीने को मजबूर है, तो माफ़ करिएगा, नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी अपने लिए 17 आलीशान घर खड़े कर लिए हैं। जनता का कहना है कि राज्य में अब नई सरकार के आने से उनकी उम्मीदें बंधी हैं और वे इस अनदेखी का हिसाब लेकर रहेंगे। वहीं हमले के बाद लहूलुहान और सहमे अभिषेक बनर्जी को व्हील चेयर पर कोलकाता के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स जारी की, जिसमें कहा गया कि अभिषेक को कोई गंभीर चोट नहीं है और वह घर पर रहकर आराम कर सकते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं दिखी। उन्होंने सीधा आरोप जड़ दिया कि दिल्ली और बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता अस्पताल के डॉक्टरों को चमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि अभिषेक की सीटी स्कैन और छाती टेस्ट में शरीर के भीतर खून के थक्के पाए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हालत गंभीर नहीं थी तो उन्हें पहले आईसीयू में क्यों रखा गया और
बाद में दबाव में आकर बाहर क्यों किया गया? ममता बनर्जी ने बिना कोई रिस्क लिए अभिषेक को तुरंत स्ट्रेचर पर डालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया। वहीं इस खूनी ड्रामे के बाद टीएमसी ने सोशल मीडिया पर कुछ नए वीडियो जारी किए। पार्टी का दावा है कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावरों ने सोची समझी साजिश के तहत सीधे अभिषेक बनर्जी के चेहरे को निशाना बनाकर पत्थर फेंके थे। टीएमसी ने इस हमले का मुख्य सूत्रधार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल टीएमसी ने 2 तस्वीरें जारी कर दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष अभिजीत विश्वास खुद मौके पर भीड़ को उकसा रहा था और आकाश नाम का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पत्थरबाजी का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे सभी टीएमसी के पूर्व विधायक लवली मेत्रा के बेहद करीबी गुर्गे हैं। मालवीय ने सवाल उठाया कि ये जनता का गुस्सा नहीं बल्कि टीएमसी के अंदर की गुटबाजी और आपसी खींचतान का नतीजा है। फिलहाल सोनारपुर पुलिस के बिना किसी औपचारिक शिकायत के खुद संज्ञान लेते हुए वीडियो फुटेज के आधार पर रात भर छापेमारी कर 5 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद देश की विपक्षी राजनीति में भूचाल सा आ गया है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता टीएमसी के समर्थन में उतर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने इस हमले को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि एक सांसद पर हमला उस जनता का अपमान है जिसने उन्हें चुनकर भेजा है। ये बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। उन्होंने केंद्र और बंगाल सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बंगाल की अराजक भारतीय जनता पार्टी सरकार नफरत की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील मौके पर पुलिस का गायब रहना किसी बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है। आपको बताते चलें, अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि हुगली के चंडीतला पुलिस स्टेशन के बाहर एक और खूनी झड़प को हो गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर चड़तीतला थाने में ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। वहीं पहले से मौजूद भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जैसे ही चोर चोर के नारे लगाए, माहौल बेकाबू हो गया। इसी बीच किसी ने कल्याण बनर्जी के सिर पर पत्थर या कोई भारी गेंद मार दी। जहां सिर पर भीगा हुआ रूमाल रखकर कल्याण बनर्जी ने रोते हुए आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे नौटंकी और ड्रामा करार देते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए कल्याण बनर्जी झूठी चोट का दिखावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण 24 परगना जिले से ही एक और बड़ी खबर आई, जहां टीएमसी सांसद बापी हालदार के दफ्तर को उग्र जनता ने तहस नहस कर दिया। लोगों का आरोप था कि चक्रपात या आपदा के बाद आई राहत सामग्री को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के बजाय सांसद के दफ्तर में छुपा कर रखा गया था। जहां आक्रोशित भीड़ ने दफ्तर का ताला तोड़ा, तोड़फोड़ की और अंदर से भारी मात्रा में दबाकर रखी गई राहत सामग्री बरामद की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय उस चौराहे पर आ खड़ी हुई है जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह आईसीयू में नजर आ रहा है। अभिषेक बनर्जी पर हुए इस भीषण हमले, ममता बनर्जी की डॉक्टरों को दी गई खुली चेतावनी, कल्याण बनर्जी का फूटा हुआ सिर और सांसद कार्यालयों पर हो रही तोड़फोड़ ने यह साबित कर दिया है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भी शांति की गुंजाइश फिलहाल कोसों दूर है। चुनावी हार की टीस और सत्ता का अहंकार जब आमने सामने टकराते हैं तो सड़कों पर ऐसा ही बारूद बिखरता है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट, राज्यपाल और बाबा के बुलडोजर की तर्ज पर होने वाली इस प्रशासनिक और कानूनी लड़ाई में ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल की सियासत का ये खूनी खेल अभी बहुत लंबा चलने वाला है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू से एक ऐसा खौफनाक और शर्मनाक सच सामने आया है
जिसने पूरे चिकित्सा जगत और सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। जिन कैंसर मरीजों की जिंदगी और मौत के बीच फासला चंद सांसों का होता है, जिनके तीमारदार एक एक पैसे के लिए अपनी जमीन जायदाद तक बेच देते हैं, उन्हीं लाचार मरीजों के नाम पर केजीएमयू में करोड़ों रुपए का खूनी खेल खेला जा रहा है। जी हां, न्यूरोलॉजी विभाग में असाध्य योजना के तहत मिलने वाली बेहद महंगी और जीवन रक्षक दवाओं की फर्जी खपत दिखाकर सरकारी खजाने को चूना लगाने का एक बड़ा खेल बेनकाब हुआ है। शुरुआती जांच में करीब 2 करोड़ रुपए के इस महा घोटाले की आशंका ने पूरे प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। आपको बताते चलें, गड़बड़ी का आलम यह है कि जो इंजेक्शन एक मरीज को 6 महीने में सिर्फ एक बार लगना चाहिए, उसे कागजों पर हर हफ्ते ठोका जा रहा है। बिल पास कराने की ऐसी अंधी भूख जगी कि बजट सीधे 4 गुना उछल गया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब अपराधियों के भागने पर पहरा लगा दिया गया है और रिकवरी से लेकर नौकरी से बर्खास्तगी तक का काम डाउन शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, इस महा घोटाले के पीछे काम करने का तरीका इतना शातिराना है कि जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। कैंसर पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर दवा देने के कड़े सरकारी नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया। जांच में सामने आया कि कई गंभीर मरीजों के नाम पर कागजों में ताकत बढ़ाने और प्रोटीन की बेहद महंगे इंजेक्शनों की धड़ाधड़ एंट्री की जा रही थी। हैरानी की तो बात यह है कि मेडिकल साइंस और चिकित्सकीय मानकों के अनुसार ये विशेषक इंजेक्शन किसी भी मरीज को 6 महीने में महज एक बार ही दिया जा सकता है, लेकिन केजीएमयू के इस दवा सिंडिकेट ने लालच में अंधा होकर एक एक मरीज के नाम पर एक ही महीने में 4 से 5 बार इंजेक्शन लगाने का फर्जी दावा ठोक दिया। आपको बता दें, इन इंजेक्शनों की कीमत कोई मामूली नहीं बल्कि 8,000 से लेकर 10,000 रुपए प्रति डोज है। यानी सिर्फ एक मरीज के नाम पर हर महीने में 40 से 50,000 रुपए की दवाओं का फर्जीवाड़ा कर सरकारी बजट को ठिकाने लगाया जा रहा था। वहीं इस पूरे काले धंधे का भंडाफोड़ तब हुआ जब अचानक न्यूरोलॉजी विभाग के दवा बजट के आंकड़े आसमान छूने लगे। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर 2025 में विभाग में हर महीने दवाओं की सामान्य खपत करीब 10 लाख रुपए दर्ज की गई थी, जो कि सामान्य थी। लेकिन अचानक फरवरी 2026 आते आते ये आंकड़ा जादुई तरीके से बढ़कर लगभग 40 लाख रुपए प्रति महीना पहुंच गया। हालांकि लालच यही नहीं रुका। मार्च 2026 में दवाओं का यह बजट 45 लाख रुपए के भी पार निकल गया, जहां अचानक बजट में आई इस भयंकर और अप्रत्याशित उछाल ने केजीएमयू के उच्च अधिकारियों के कान खड़े कर दिए। इसके बाद आनन फानन में विभाग के बिलों, वाउचरों और डॉक्टरों के ओरिजिनल दवा पर्चों का कड़ा ऑडिट कराया गया। जैसे ही मिलान शुरू हुआ, वैसे ही सिंडिकेट के पैर उखड़ गए और कागजों में दर्ज वो भयंकर हेराफेरी सामने आ गई जो मरीजों की पीठ पीछे चल रही थी। वहीं घोटाले की बू आते ही केजीएमयू प्रशासन ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए न्यूरोलॉजी विभाग के दवा काउंटर पर तैनात सभी संविदा कर्मियों और उनके पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। इन सभी संदिग्ध कर्मचारियों को फिलहाल विभागाध्यक्ष कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने मामले की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए बताया कि जब तक इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संबंधित संविदा कर्मियों के लखनऊ से बाहर जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि वे ना तो शहर से फरार हो सकें और ना ही अस्पताल के मुझ दस्तावेज या सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकें। जांच कमेटी अपनी फाइल रिपोर्ट सौंपने वाली है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ न सिर्फ नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, बल्कि उनके द्वारा डकारे गए सरकारी धन की पाई की रिकवरी भी की जाएगी और उनकी सेवा तुरंत समाप्त भी कर दी जाएगी। हालांकि आपको बताते चलें, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले इन मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर उंगली उठी हो। केजीएमयू का इतिहास ऐसे विवादों और घोटालों से पहले भी दागदार हो चुका है। इससे पहले अस्पताल प्रशासन पूरे 119 करोड़ रुपए की भारी भरकम दवाएं बिना किसी क्वालिटी
और गुणवत्ता जांच किए सीधे गरीब मरीजों को बांट देने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के नाम पर चल रही मशीनों और उनके संचालन में भी भयंकर अनियमितताओं की शिकायतें आती रहती हैं। जैसे इसी न्यूरोलॉजी विभाग में पिछले करीब 20 सालों से पीपी मॉडल पर अल्ट्रासाउंड मशीनें धड़ल्ले से चल रही हैं, लेकिन प्रशासन की निगरानी और मॉनिटरिंग इतनी कमज़ोर है कि यहाँ प्राइवेट वेंडर अपनी मर्जी से पूरा खेल चलाते हैं, जिनका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। इतना ही नहीं, न्यूरोलॉजी विभाग की बदनामी का आलम तो ये भी है कि अभी हाल ही में यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने आई एक महिला मरीज के साथ डॉक्टर द्वारा छेड़छाड़ का बेहद शर्मनाक मामला भी सामने आया था। उस वक्त भी भारी बवाल के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए तैनात आरोपी डॉक्टर और ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाली वार्ड आया को नौकरी से निकालकर बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इन लगातार हो रही आपराधिक और अमानवीय घटनाओं के बाद अब जाकर केजीएमयू प्रशासन का जमीर जागा है और कड़ा रुख अख्तियार करने का दावा कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि मरीजों के हक की दवाएं और उनके इलाज में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। जाहिर है, लखनऊ का ये केजीएमयू घोटाला सिर्फ सरकारी धन की चपत का मामला नहीं, बल्कि ये उन बेबस परिवारों के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है जो अपने परिवारजनों की जिंदगी की भीख मांगने इस अस्पताल के दरवाजे पर आते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और जीवन देने वाली दवा ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएं, तो आम आदमी कहां जाए। हालांकि आने वाली जांच रिपोर्ट के बाद ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये गाज सिर्फ छोटे संविदा कर्मियों पर गिरकर रह जाती है या इस सिंडिकेट के पीछे छिपे बड़े सफेद पोस्ट डॉक्टर और अधिकारियों के चेहरे भी बेनकाब होते हैं। फिलहाल योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच इस बार केजीएमयू के लुटेरों का बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। खैर, इसी के साथ जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कस्बे से एक ऐसा दिल दहलाने वाला और रूह कपा देने वाला वाकया सामने आया है जिसने इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार कर दिया है। एक तरफ या यूं कहें एक तरफा प्यार और शादी की सनक में अंधे हुए एक दरिंदे ने अपनी ही रिश्तेदार महिला के 1.5 साल के मासूम बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर सुनसान गली में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 8 बार सड़क पर बेरहमी से पटक पटक कर मार डाला। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, पूरे सूबे में हाहाकार मच गया। लेकिन योगी के राज में इस कसाई का इंसाफ भी बहुत जल्द और उसी की भाषा में हुआ। जी हां, घटना के कुछ ही घंटों के भीतर फिरोजाबाद पुलिस ने हत्यारे को घेर लिया और जब उसने खाकी पर गोली चलाई तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोलियां दाग दी गई। दरअसल अराव इलाके के बामई गांव की रहने वाली पिंकी अपनी बेटी रति और 1.5 साल के नाती आरव के साथ अपनी सहेली से मिलने आई थी, जो हाल ही में एक सड़क हादसे में घायल हो गई थी। रति की शादी 3 साल पहले बदायूं में हुई थी, लेकिन उसका पति से विवाद चल रहा था। इसी बात का फायदा रति के पति की बुआ का बेटा यानी रिश्ते में लगने वाला देवर विराज उर्फ जितेंद्र पाठक उठाना चाहता था। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे विराज भी उसी घर में पहुंच गया। उसने रति के 1.5 साल के बेटे राघव को अपनी गोद में लिया और कहा कि वह उसे टॉफी दिलाने ले जा रहा है। जहां गली में थोड़ा आगे बढ़ते ही जैसे ही विराज को सन्नाटा दिखा, उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने 1.5 साल के बच्चे के दोनों पैर पकड़े और उसे हवा में उठाकर पूरी ताकत से पक्की सड़क पर दे मारा। मासूम तड़पता रहा, लेकिन दरिंदे का दिल नहीं पसीजा। उसने एक के बाद एक कुल 8 बार बच्चे को जमीन पर पटका, जिससे बच्चे के सिर के चीथड़े उड़ गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कातिल ने चारों तरफ देखा, लाश को गोद में उठाया और रति के घर के बाहर फेंककर रफू चक्कर हो गया। हालांकि इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे की वजह को लेकर आरोपी और पीड़ित परिवार के बयानों में 2 अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं।
पुलिस के मुताबिक आरोपी विराज लंबे समय से रति पर शादी करने का दबाव बना रहा था, क्योंकि रति का अपने पति से विवाद चल रहा था, लेकिन रति ने उसके इस प्रपोजल को लात मार दी थी। विराज को लगता था कि रति की जिंदगी में जब तक ये 1.5 साल का बच्चा आरव मौजूद रहेगा तब तक रति उससे कभी शादी नहीं करेगी। वे बच्चे को अपने प्यार के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा और रुकावट मानता था, इसीलिए उसने बच्चे को ही दुनिया से साफ कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी में आरोपी विराज ने दावा किया है कि उसका बच्चे की मां के साथ पुराना प्रेम प्रसंग था। उसने आरोप लगाया कि महिला उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और इसी आपसी विवाद व रंजिश के चलते उसने गुस्से में आकर बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। खैर, वजह जो भी रही हो, लेकिन इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड ने यह तो साफ कर दिया है कि एक तरफा प्यार की सनक किसी भी हद तक जा सकती है। जिस 1.5 साल के बच्चे ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, वह एक हैवान की सनक की भेंट चढ़ गया। हालांकि फिरोजाबाद पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी के दोनों पैरों में गोली मारकर ये कड़ा संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों और मासूमों के हत्यारों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ कानून ही तय करेगा। पीड़ित परिवार अब सरकार से इस दरिंदे के लिए सीधे फांसी की सजा और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहा है। देखा जाए तो चाहे वो फिरोजाबाद में मासूम की हत्या करने वाले दरिंदे के पैरों में गोली लगना हो, केजीएम में कैंसर मरीजों के नाम पर करोड़ों डकारने वाले भ्रष्टाचारियों का बेनकाब होना हो, या फिर बंगाल की सड़कों पर फूटा जनता का लावा हो, इन सभी खबरों ने एक बात साफ कर दी है कि जब जब रक्षक भक्षक बनेंगे और जब जब सत्ता की हनक में आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझा जाएगा, तब तब न्याय की आवाज़ सड़कों पर गूंजेगी और अपराधियों का अंत इसी खौफनाक अंजाम के साथ होगा। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दे और उनके पीछे छुपी सच्चाई के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।